This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हर माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत जी जान से करते हैं। उन्हें अच्छा काबिल इंसान बनने के लिए स्कूल भी भेजते हैं। पर 16 दिसंबर 2014 को जो कुछ भी पाकिस्तान के पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ वो किसी भी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने जैसा था। जब आतंकियों के गुट ने स्कूल के सैकड़ों मासूम बच्चों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। ये वो घटना थी जिसकी निंदा कई दूसरे आतंकवादी गुटों ने भी की कि सियासी लड़ाई में बच्चों को अपना निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस घटना ने आतंकवाद की एक घिनौनी तस्वीर भी पेश की कि आतंकी का कोई धर्म ईमान नहीं होता। सैकड़ों जनाजे जब सड़कों पे निकले तो पेशावर ही नहीं दुनिया के हर माँ बाप की आंखों में आंसू थे। आज की हमारी कहानी है पाकिस्तान के पेशावर से। पेशावर जो दक्षिण एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ ये प्राचीन शहर जिसका इतिहास 540 ईसा पूर्व तक जाता है। जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तब विदेशी यात्री भारत में एंटर करने के लिए इसी पेशावर के खैबर पख्तून दर्रे का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके बाद ही लाहौर और दिल्ली पहुंचा जा सकता था। पेशावर के कालीन, पेशावरी जूते और वहाँ के कबाब दुनिया भर में मशहूर हैं। इसे फूलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अलग अलग कई किस्मों के फूल मिलते हैं। लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और राज कपूर का जन्म भी पेशावर में ही हुआ था। इसके साथ ही बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के फादर भी पेशावर के ही थे। इन सभी के घर आज भी एक स्मारक के रूप में वहाँ मौजूद हैं, जिन्हें लोग देखने आते हैं। इसके अलावा खार अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं, इनका जन्म भी पेशावर में ही हुआ था। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के विभाजन को गांधी जी की मंजूरी मिली तब इन्होंने उनके ही खिलाफ आंदोलन किया। आज़ादी के बाद इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया। ये तो थी कहानी पेशावर और उसके इतिहास की, लेकिन आज की हमारी कहानी से जुड़ा हुआ असल इतिहास ये है। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तब हर महीने 1 लाख तक के शरणार्थी पेशावर में प्रवेश करते थे। उनकी मदद के लिए तब पहली बार पेशावर के पख्तूनी लोगों ने हथियार उठाए। युद्ध तो खत्म हो गया पर ये हथियार धीरे धीरे आम लोगों के हाथों में भी पहुंच गए और यहीं से कुछ गलत और भटके हुए लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। इन्हीं में से एक शख्स था बैतुल्लाह महसूद। 2002 तब तक अफगानिस्तान में तालिबान का जन्म हो चुका था। इसी की तर्ज पर बैतुल महमूद ने 2002 में पाकिस्तान के पेशावर में ऐसे ही एक गुट की शुरुआत की। कुछ सालों के संघर्ष के बाद 2007 में बाकायदा इस गुट को संगठित करके एक नाम दे दिया गया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। कुल छोटे छोटे 13 गुटों को मिलाकर तहरीके तालिबान का निर्माण हुआ था। इस तालिबानी संगठन का काम अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी शरिया कानून को लागू करना था। वैसे तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, पर शरिया कानून, जिसे हम तालिबानी कानून भी कहते हैं, इसमें खास तौर पर औरतों की हर तरह की आज़ादी पर पाबंदी होती है। म्यूजिक सुनना, फिल्में देखना, मेकअप करना, यहाँ तक कि औरतों की पढ़ाई पर भी पाबंदी है। वो बिना बुर्के के या अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। ऐसी लिस्ट बहुत ही लंबी है। लोगों की मर्जी के बिना उन्हें डरा धमकाकर बंदूक के डर से अपनी हर बात मनवाना ही इस तालिबानी संगठन का काम था। बैतुल्लाह महसूद का लक्ष्य था कि वो पूरे पाकिस्तान में इस शरिया कानून को लागू करे और कुछ ही सालों में बैतूल का कॉन्फिडेंट या कहे ओवर कॉन्फिडेंट इतना बढ़ चुका था कि अब उसका इरादा शरिया कानून को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान में भी इसे लागू करने का सपना देखने लगा था, जो सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही था। पाकिस्तान के इलाकों में तहरीके तालिबान ने अलग अलग समय पर कई आतंकी हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भी उनके खिलाफ जवाबी हमले किए। इन हमलों में TTP के कई जिहादी मारे गए थे, जिससे बैतुल महमूद और इस संगठन का पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये लोग बुरी तरह से भड़के हुए थे, जो 16 दिसंबर 2014 को कहर बनकर टूटा। बदला लेने के लिए उन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया, पूरी दुनिया में उसकी क्रूरता की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर कैंट के पास वारसाक रोड पर स्थित है।
ये आर्मी स्कूल 2 विंग्स में चलता है, एक में स्कूल और एक में कॉलेज है। यहाँ सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे ही नहीं बल्कि आम लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2014 मंगलवार की सुबह 1100 के करीब स्टूडेंट इस स्कूल में मौजूद थे। सीनियर क्लासेस के यूनिट टेस्ट चल रहे थे। वहीं जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। पेशावर के एक हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज यहाँ पहुँचे थे। पिछले कई सालों में पेशावर में आतंकी घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, तो ऐसी इमरजेंसी के समय खुद को संभाल कर कैसे आप किसी और की मदद कर सकते हैं। फर्स्ट एड से लेकर दूसरी चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है, बम बारूद गोलियों के बीच क्या माहौल होता है, कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या करना चाहिए, ये वर्कशॉप इसी बारे में थी। इसके लिए सभी जूनियर क्लासेस को स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया गया था। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। ये काफी बड़ा हॉल था जो बच्चों से भरा हुआ था। इस स्कूल के मेन गेट के अलावा बिल्डिंग के पीछे की तरफ भी एक गेट था जहां ताला लगा रहता था। यहाँ बाहर एक कब्रिस्तान भी था। सुबह 10:30 बजे के करीब आर्मी की एक गाड़ी इसी पिछले गेट की तरफ पहुंची। इस गाड़ी में से 6 हथियारबंद लोग उतरे जो गोला बारूद और आधुनिक हथियारों से लैस थे। ये सभी पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में थे। स्कूल के मेन गेट पर तो काफी सिक्योरिटी थी, पर इस पीछे के गेट पर सिक्योरिटी नहीं थी। इन लोगों ने गेट पर लगे ताले को गन फायर से तोड़ दिया और गेट के अंदर एंटर होते ही इन्होंने रिमोट से आर्मी की उस गाड़ी को भी उड़ा दिया जिसमें सवार होकर ये लोग यहाँ पहुँचे थे। इसके साथ ही भागते हुए ये सभी लोग स्कूल बिल्डिंग में एंटर कर गए और अंदर जाते ही इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उधर पिछले गेट पर हुए धमाके और गोलियों की आवाज से सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। ये लोग भागे भागे पिछले गेट पर पहुँचे। वहाँ का खुला गेट और डैमेज गाड़ी को देखकर सभी बुरी तरह से चौंक उठे। गोलियों की आवाज बिल्डिंग के अंदर से आ रही थी। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक आतंकी हमला है। बिल्डिंग के अंदर आतंकी लगातार गोलियां चलाते हुए बढ़ते जा रहे थे। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसे गोली से उड़ा देते थे। ऊपर के फ्लोर्स पर कुछ क्लासेस में जब टीचर और स्टूडेंट्स ने ये गोलियों की आवाजें सुनी तो पहले उन्हें लगा कि स्कूल में शायद मॉक ड्रिल हो रही है। आर्मी स्कूल में ऐसा अक्सर होता था, पर जल्दी ही स्कूल में मची चीखों पुकार से ये पता चल गया कि ये मॉक ड्रिल नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट अटैक है। टीचर्स, स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स सभी अलर्ट हो गए। जो जहाँ था वो वहीं छुप गया। टीचर्स ने अपनी अपनी क्लास को बंद करके बच्चों को डेस्क के नीचे छुपने को कह दिया। बड़े सीनियर स्टूडेंट तो फिर भी समझ रहे थे, पर परेशानी छोटे बच्चों की थी और इनकी क्लासेस भी नीचे ही थी। टीचर्स इन्हें छुपाने और बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। बच्चे डरे हुए लगातार रो रहे थे। वैसे भी 1000-1200 बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। ये आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बटे हुए थे। बिना रुके ये स्कूल के गलियारों में गोलियां चलाते हुए घूम रहे थे। जो भी सामने आता था, स्टूडेंट, स्टाफ या टीचर, ये उसे गोली मार देते थे। किसी भी क्लास में घुसते वहाँ छुपे हुए टीचर और छोटे बच्चों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते जा रहे थे। ग्राउंड फ्लोर के गलियारों और कमरों में बच्चों की लाशें पड़ी थीं। हर तरफ खून फैला हुआ था। इनकी क्रूएल्टी यही नहीं रुकी। कुछ आतंकी एक नर्सरी क्लास में पहुंचे जहां एक टीचर ने इन्हें रोकने और बच्चों को बचाने की नाकाम कोशिश की। तब इन आतंकवादियों ने उस टीचर को पकड़ लिया। डरे हुए छोटे छोटे बच्चे लगातार रो रहे थे। इन आतंकियों ने बच्चों से आंखें खोलकर सब कुछ देखने के लिए उन्हें धमकाया कि जिसने भी आंखें बंद की उसे गोली मार दी जाएगी। अब उन रोते बिलखते मासूम बच्चों के सामने ही उनकी टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। सोच के देखिए कि उन बच्चों की हालत क्या रही होगी जब वो अपनी टीचर को आंखों के सामने ही जिंदा जलते हुए और मरते हुए देख रहे थे। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। आतंकियों का इरादा किसी को बंधक बनाने का नहीं था, बल्कि उनकी कोशिश यही थी कि वो जितना ज्यादा खून बहा सकें और ज्यादा से ज्यादा लाशें बिछा सकें। फिर आतंकवादी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में पहुंचे जहां सुबह से ही काफी बच्चे इकट्ठा थे। कि ऑडिटोरियम में एंटर करते ही इन आतंकवादियों ने डरे सहमे बच्चों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। काफी बच्चे उस हॉल के पीछे के दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गए। कुछ बच गए, पर कुछ को बाहर बगीचे में भागते हुए गोली मार दी गई। 2-2 के गुट में बटे हुए कुछ आतंकवादी स्कूल के बड़े से कंप्यूटर हॉल में पहुंचे जहां बहुत से बच्चे छुपे हुए थे। अलग अलग क्लासेस में छुपे हुए बच्चों को भी पकड़ पकड़ यहाँ लाके खड़ा कर दिया गया। एक लाइन में खड़ा करते करते जब हॉल भर गया तब इन आतंकवादियों ने इन बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है कि मासूम निहत्थे बच्चों को डराकर उन्हें गोलियां मार दी गई। बड़े बच्चों को सिर में और छोटे बच्चों को उनकी टांगों और छाती में गोलियां मारी गई। हमारे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है जब उन बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा होगा और कुछ देर बाद वो खुद भी उसी गोलियों का शिकार हुए होंगे। कैसा रहा होगा वहाँ का माहौल, ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आता है। 45 मिनट हो चुके थे। पूरे स्कूल में चीख पुकार मची हुई थी, गोलियों की आवाजें आ रही थी। उधर बाहर पाकिस्तान आर्मी ने स्कूल के बाहर मोर्चा संभाला। आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, स्नाइपर्स, कमांडोज सभी अंदर घुसने की तैयारी में थे, पर आतंकवादी पूरे स्कूल बिल्डिंग में कितने हैं, कहाँ हैं, उन्होंने कहाँ बच्चों को पकड़ा हुआ है, किस रास्ते से गुजर चुके हैं या किस फ्लोर पर है, इसकी जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी फिदाइन यानी एक सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करते हैं। गोला बारूद से लैस ये आतंकवादी मौका पड़ने पर खुद को ही उड़ा देते हैं। ऐसे में और ज्यादा जान और माल का नुकसान होता है और यहाँ तो निशाना छोटे मासूम बच्चे थे। आतंकवादी बिल्डिंग में बिना रुके गोलियां चलाते हुए घूम रहे थे। इसीलिए आर्मी वालों ने सबसे पहले बिल्डिंग में घुसने के लिए स्कूल के नक्शे को समझना शुरू किया। कुछ बच्चे जो बाहर बचकर निकले, उनसे जो भी जानकारी उन्हें मिल सकी वो इकट्ठी की गई। उधर आर्मी स्कूल पर हमले की खबर फैल चुकी थी। स्कूल के बाहर बच्चों के पेरेंट्स की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। उन्हें रोकना समझाना और भी मुश्किल था और हर बीतते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अब स्कूल के नक्शे के हिसाब से कमांडोज ने अलग अलग दरवाजों से बिल्डिंग में घुसना शुरू किया, जहां अभी भी स्कूल के अलग अलग हिस्सों से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। आतंकियों के गुट ने एक क्लास में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। वो बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे। इन आतंकवादियों ने बच्चों से कहा कि जो भी उन्हें कुरान की आयतें या कलमा पढ़कर सुनाएगा उसे वो नहीं मारेंगे। कलमा इस्लाम का एक मूल मंत्र है और कुरान की आयतें इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ कुरान की सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ जिस बच्चे ने कलमा या आयतें सुना दिया उसे छोड़ दिया गया, पर जो बच्चा नहीं सुना पाया या जो थोड़ा भी अटका उसे फौरन गोली मार दी गई। बहुत से बच्चों को सीधा सिर में बंदूक सटाकर गोली मारी गई, जिसके बाद उनके चेहरे की हालत बहुत भयानक हो जाती थी। ऐसा दृश्य देखकर उन बच्चों की हालत और भी खराब थी। ये सब इस हादसे में बचने वाले कुछ बच्चों ने ही बाद में बताया। ऐसे ही अलग अलग तरीकों से वो बच्चों को कत्ल करते जा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ कत्लेआम करना ही नहीं था, बल्कि बचने वाले हर शख्स के दिल में अपना खौफ पैदा करना भी था। शुरू में तो कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आया कि ये आतंकी हैं, क्योंकि उन सभी ने आर्मी ऑफिसर्स की वर्दी पहनी हुई थी। ये आतंकवादी पूरे स्कूल में अलग अलग क्लासेस में घुसकर बच्चों और टीचर्स को ढूंढ कर अपना निशाना बना रहे थे। पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज अलग अलग दरवाजों से अंदर घुसे। जैसे ही उनका सामना दो आतंकवादियों से ग्राउंड फ्लोर पर हुआ तो उन आतंकियों ने खुद को बम से उड़ा दिया, जिससे उनके आसपास कई बच्चे और स्कूल प्रिंसिपल भी मारी गई, जो पास के ही एक वॉशरूम में छुपे हुए थे। दोपहर का 1 बज चुका था। बिल्डिंग से लगातार गोलियां चलने की आवाज अभी भी आ रही थी और अब तो पाकिस्तान आर्मी भी अंदर दाखिल हो चुकी थी। उनसे मुठभेड़ में 2 और आतंकवादी मारे गए। बाकी बचे 2 आतंकवादियों ने बिल्डिंग के एक कोने में कई बच्चों को हॉस्टेज बनाकर अपनी ढाल बनाया हुआ था। इन्होंने कई ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी किया, पर 2-3 घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद ये आखिरी आतंकवादी भी मारे गए। पूरे स्कूल में सर्च किया गया। जब तसल्ली हो गई कि स्कूल में कोई और आतंकी नहीं बचा है, तब आर्मी ऑफिसर, स्कूल अथॉरिटीज के बाकी लोग, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की एंट्री स्कूल बिल्डिंग में हुई। बिल्डिंग के अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। हर तरफ मलबा फैला हुआ था, गलियारों में लाशें और खून बिखरा था। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल बैग, जूते, किताबें बिखरी पड़ी थी। हर क्लासरूम में यही नजारा था। फर्श, दीवारें और कमरों में रखा सारा सामान भी खून से सना हुआ था। कुछ बच्चे घायल थे, जिन्हें फौरन इलाज के लिए भेजा गया। कुछ क्लासेस में डरे सहमे छपे हुए बच्चे भी मिले, जो किस्मत से बच गए थे या शायद आतंकवादी उन तक पहुंच नहीं पाए। जब आतंकवादी बच्चों को इकट्ठा करके गोलियां चला रहे थे, तो भगदड़ में कुछ बच्चे बिना गोली लगे ही नीचे गिर पड़े और उन्होंने खुद को अपने दोस्तों की लाशों में छुपा लिया। वो खुद भी एक लाश बनकर ही वहाँ पड़े रहे, ताकि गोलियों का निशाना बनने से बच जाए। कुछ बच्चे तो इतना डर गए थे कि जब आर्मी उन्हें रेस्क्यू कराने पहुंची तो वो चीखने चिल्लाने लगे। वो उनके पास आने को राजी नहीं थे, क्योंकि कुछ देर पहले आतंकवादी भी आर्मी यूनिफॉर्म में ही वहां आए थे। उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें उनके टीचर्स और सभी दोस्त मारे गए। बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बुरी तरह से जख्मी बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब एक एक करके स्कूल से एम्बुलेंस निकलना शुरू हुई।
जिन माँ बाप के बच्चे जख्मी थे वो शुक्र मना रहे थे कि कम से कम उनके बच्चे की जान बच गई है, पर सैकड़ों बदकिस्मत माँ बाप वो थे जिनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, जिनके जिगर के टुकड़े इस आतंकी सनक की भेंट चढ़ चुके थे। कुल 155 लाशें उस स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकली। 8 साल से 18 साल के कुल 132 बच्चों की हत्या हुई। मरने वालों में 6 आतंकवादियों के अलावा स्कूल प्रिंसिपल, कई टीचर्स और बाकी स्कूल स्टाफ था। 114 लोग पूरी तरह से घायल थे। ये दुनिया का 5वां सबसे घातक आतंकवादी हमला था, जिसमें एक स्कूल में सैकड़ों बच्चों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 960 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली। टीटीपी के प्रमुख ने ये भी कहा कि यह हमला इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारे परिवार को निशाना बना रही है। हम चाहते हैं कि उन्हें भी वही दर्द महसूस हो जो उन्होंने हमें दिया था। ये हमला पाकिस्तान आर्मी से बदला लेने के लिए किया गया था, जो टीटीपी के आतंकियों को मार रही थी। ये लोग बच्चों को मारकर आर्मी ऑफिसर्स को सबक सिखाना चाहते थे। समझ नहीं आता कि ये आतंकवादी जो अपनी सनक में हथियारों के बल पर बहादुर बनते हैं, इन छोटे छोटे निहत्थे बच्चों को मारकर कौन सी बहादुरी दिखाई गई। अगर उन्हें लड़ना ही था तो पाकिस्तान आर्मी से डायरेक्ट लड़ते। बदला लेने के और भी तरीके हो सकते थे, पर इस नरसंहार ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का असली चेहरा कितना घिनौना है। धर्म के नाम पर अपने ही लोगों का खून बहाना कहां तक सही है। 16 दिसंबर 2014 की तारीख पाकिस्तान के इतिहास में घटी सबसे क्रूरतम और दिल दहलाने वाली आतंकी घटना थी। पूरी दुनिया में इस आतंकवादी हमले की घोर निंदा हुई। जिनके बच्चे इसका शिकार हुए वो माँ बाप तो बेहाल थे ही, पर जिसने भी इस घटना को सुना तो शायद ही ऐसा कोई माँ बाप होगा जिसकी आंखों में आंसू न आए हों। इस घटना के 2 दिनों के बाद जब पेशावर के अलग अलग हिस्सों से मरने वाले बच्चों के जनाजे निकले तो ये दृश्य पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर शख्स को रुला देने वाला था। पूरा पेशावर इन जनाजों में शामिल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल बाजवा ने पूरे देशवासियों को मुखातिब करते हुए इस नरसंहार का बदला लेने का ऐलान किया। इसके साथ ही 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी कर दी गई। खैबर पख्तूनवा की सरकार ने इस हमले में मरने वाले और घायल होने वाले हर शख्स के परिवार को मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम देने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान में लोग दुखी और भड़के हुए थे। सरकार के नाकाफी इंतजामों पर सभी को गुस्सा था। सभी टीटीपी जैसे आतंकवादी गुट के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे थे। दुनिया भर के देशों, बड़ी संस्थाओं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस हमले की निंदा की और इस घटना पर शोक भी जाहिर किया। इंटरनेशनल मीडिया में तो इसे पाकिस्तान का 9/11 जैसा हमला भी बता दिया। आप सुनकर हैरान होंगे कि आतंकवादी संगठन अल कायदा के प्रमुख ने भी इस घटना की निंदा की थी कि आर्मी के सैनिक हमारे दुश्मन हैं। हमला उन पर होना चाहिए था, न कि उनके बच्चों पर। पाकिस्तानी आर्मी एक बार फिर से आतंकवादियों को मिटाने में लग गई। टीटीपी के कई बड़े आतंकवादियों को ढूंढ कर मार गिराया गया, जो हमले के वक्त आतंकियों से फोन पर लगातार बात कर रहे थे और उन्हें गाइड भी कर रहे थे। ये सभी आतंकी विदेशी थे, यानी अरबी और अफगानी थे। इस ग्रुप का लीडर एक चेचन्य लड़ाका था। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी और अन्य अधिकारियों ने इलीगल इमिग्रेंट्स की धरपकड़ शुरू कर दी। इस सर्च ऑपरेशन के बाद ही लगभग 32,000 अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान में 2008 से आतंकवादियों को फांसी देने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस रोक को हटा दिया और तब जेल में बंद कई आतंकवादियों को फांसी भी दी गई। तहरीके तालिबान के संगठन और इनके ठिकानों पर हवाई हमले भी किए गए, जिसमें इनके काफी आतंकवादी मारे भी गए। स्कूल पर हमले के 1 महीने बाद 12 जनवरी 2015 को सुरक्षा बलों की निगरानी में स्कूल को फिर से खोला गया। 2015 में इस घटना के दौरान मारे गए स्कूली बच्चों के नाम पर 107 स्कूलों का नाम बदल दिया गया। 2015 में ही एक वीडियो गेम भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था पाक रिट्रीब्यूशन। इस गेम का थीम आर्मी स्कूल पर हमले पर ही सेट किया गया था। इस गेम की हर तरफ आलोचना की गई कि ये बहुत ही इंसेंसिटिव गेम है। 2016 में इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया। पेशावर में हर साल इस घटना की बरसी पर प्रार्थना सभाएं और मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया जाता है। इस हत्याकांड ने बहुत से पाक नागरिकों की सोच को भी बदल कर रख दिया। पाकिस्तान पर हमेशा आतंकवाद को पनाह देने का इल्जाम लगता रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ तो किया ही जाता है, लेकिन खुद पाकिस्तान भी सालों से आतंकी हमलों को झेल रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है या नहीं, हमारी चर्चा ये नहीं है। खास तौर पर इस घटना पर ऐसा कुछ भी कहना बहुत ही इंसेंसिटिव होगा।
ये पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी मसला हो सकता है, लेकिन ऐसी किसी भी घटना में मासूम लोगों को मरते देखना दिल को झकझोर कर रख देता है। और ऐसे में अगर निशाना सैकड़ों मासूम बच्चे हों तो किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों को निशाना बनाना देश की रीढ़ पर हमला करने जैसा है। ये घटना साबित करती है कि आतंकवाद इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है, कि आतंकी किसी के भी सगे नहीं होते। आतंकवाद का कोई धर्म या चेहरा नहीं होता। ये वो आस्तीन के सांप हैं जो मौका पड़ने पर आपको भी डस सकते हैं। ये घटना दुनिया भर में फैले आतंकवाद की क्रूर तस्वीर पेश करती है, जिससे हर देश को बचना चाहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।